नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्रिया के अगले प्रकरण में शुरुआत करते हैं। दो शब्द होता है, एक क्रिया होता है, एक धातु होता है। धातु किसे कहेंगे? लिखिए, क्रिया के मूल रूप से बनने वाली क्रिया के मूल रूप से ऐसे लिखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरा लिखिए क्रिया। दूसरा लिखिए क्रिया। धातु में प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। धातु में प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अब इन दोनों बिंदु को समझते हैं। जैसे अगर धातु पूछेगा तो क्या बताएंगे? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहेंगे? धातु में प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अब पहले समझ लेते हैं। जैसे पढ़ क्या है? धातु है। पढ़ क्या है? धातु है। लिख धातु है। जा धातु है। हो धातु है। अगर इस तरह से रहेगा तो पूछा जाएगा यह क्या है? क्रिया है या धातु है? तो पढ़ धात, लिख धात, जा धात, हो धात। जैसे पढ़ से बन जाएगा। अब जिस रूप में, जैसे पढ़ना भी बन सकता है, पढ़ता भी बन सकता है, पढ़ेगा भी बन सकता है। कहने का मतलब क्रिया का मूल रूप तो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। लेकिन अगर उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। तो ऐसे तो दोनों को लगभग एक ही समझते हैं लोग कि धातु या क्रिया एक ही बात है। लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर क्रिया का मूल रूप है तो क्या है? धातु है। और अगर उसमें प्रत्यय जोड़ दिए, जैसे जैसे पढ़ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? ना, पढ़ना बन गया। पढ़ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? ता, पढ़ता बन गया। पढ़ में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? एगा, पढ़ेगा। पढ़ में एगा। तो धातु क्रिया का मूल रूप होता है। और क्रिया में अगर धातु में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? वह क्रिया बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब आगे लिखिए क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन।
क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन क्रिया को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग होगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। पहला होगा प्रयोग के आधार पर। दूसरा होगा रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार में होगा सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया। संज्ञार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया। दूसरा होगा संयुक्त क्रिया। दूसरा होगा संयुक्त क्रिया। तीसरा होगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अगला होगा सजातीय क्रिया। अगला होगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला होगा नाम धातु क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद अगर पूछेंगे तो बताएंगे आप सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। इतने प्रकारों को पढ़ना है। रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर सकर्मक क्रिया, दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। रचना व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर दो भेद होंगे। एक होगा सकर्मक क्रिया, दूसरा होगा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो प्रयोग के आधार पे 6 प्रकारों को पढ़ना है और रचना बनावट के आधार पर 2 प्रकारों को पढ़ना है। तो पहला हेडिंग डालिए सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया। पहला हेडिंग डालिए सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया।
सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया या इसी को कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, इसका 3 नाम है, सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा। इसका परिभाषा लिखेंगे, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य क्रिया संज्ञार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा का निर्माण होता है। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य क्रिया संज्ञार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा का निर्माण होता है। उदाहरण, जैसे मूल धातु क्या है? पढ़ है। पढ़ में अगर ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। तो पढ़ना पूछेगा कि किस प्रकार की क्रिया है, तो क्या बताएंगे? सामान्य क्रिया है, संज्ञार्थक क्रिया है और क्रियार्थक संज्ञा है। जैसे लिख, लिख में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लिखना। जैसे हो में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? होना। हो में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? होना। जैसे जा में ना प्रत्यय लगाएंगे तो जाना बन जाएगा। तो जिसके लास्ट में ना आ जाए वह कैसी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। वह कैसी क्रिया होगी? संज्ञार्थक क्रिया। वह कैसी क्रिया होगी? क्रियार्थक संज्ञा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सामान्य क्रिया या संज्ञार्थक क्रिया दोनों एक ही है क्या, कि कुछ अंतर है? तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगर एक शब्द दिया रहेगा तो आप दोनों कह सकते हैं, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब है, किसी वाक्य में अगर ना वाली क्रिया शुरुआत में लिखी हो, कहाँ लिखी हो? शुरुआत में या बीच में। शुरुआत में लिखी हो या बीच में लिखी हो तो उसे कहेंगे संज्ञार्थक क्रिया। किसी वाक्य में अगर ना वाली क्रिया शुरुआत में लिखी हो या बीच में लिखी हो तो उसे कहेंगे संज्ञार्थक क्रिया। लेकिन अगर ना वाली क्रिया वाक्य के लास्ट में लिखी हो तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। जैसे उदाहरण से समझते हैं, 3 उदाहरण लिखता हूं। पहला है टहलना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मुझे रोज बाजार जाना
पड़ता है। मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है। तीसरा लिख लीजिए, आप छुट्टियों के दिनों में पढ़ना। आप छुट्टियों के दिनों में पढ़ना। तो तीन उदाहरण लिखे गए हैं। अब देखिए ना वाली क्रिया कहाँ कहाँ आई है। ना वाली क्रिया कहाँ आई है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आपको क्या समझना है कि अगर ना शुरू में या बीच में आ जाए तो क्या होगा? संज्ञार्थक क्रिया होगा या क्रियार्थक संज्ञा होगा, उसका नाम बदल जाएगा। लेकिन ना लास्ट में आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। ना लास्ट में आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। तो यहाँ पर टहलना क्या है? कैसी क्रिया है? संज्ञार्थक क्रिया है। संज्ञार्थक क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, यहाँ पे जाना क्या है? संज्ञार्थक क्रिया है। आप छुट्टियों के दिनों में पढ़ना, पढ़ना क्या है? सामान्य क्रिया है। पढ़ना क्या है? सामान्य क्रिया। पढ़ना क्या है? सामान्य क्रिया। क्लियर है ना? अगर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामान्य क्रिया भी बनेगी, संज्ञार्थक क्रिया भी बनेगी और क्रियार्थक संज्ञा भी बनेगी। लेकिन अगर शुरुआत में या बीच में लिखा रहेगा तो संज्ञार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। लेकिन अगर लास्ट में लिखा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया की परिभाषा क्या है कि लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ना प्रत्यय। लास्ट में ना प्रत्यय। अब दूसरा लिखिए, संयुक्त क्रिया। दूसरा लिखिए, संयुक्त क्रिया। दूसरा लिखिए, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त नाम से स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ लिखी रहेंगी। दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ लिखी रहेंगी। तो परिभाषा लिखिए, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हो, क्रियाओं का दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग हो, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग हो, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।
जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम को बाजार जाना पड़ता है। राम को बाजार जाना पड़ता है। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक कैसी भिन्न भिन्न, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग हो तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि राम को बाजार जाना पड़ता है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो क्या बताएंगे? संयुक्त क्रिया। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? संयुक्त क्रिया का। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, संयुक्त क्रिया। कैसे संयुक्त क्रिया? देखिए, एक क्रिया क्या है? जाना। दूसरी क्रिया क्या है? पढ़ना। तीसरी क्रिया क्या है? से मतलब होना हो गया। तीन क्रिया है। एक जा धातु से बना है, एक किससे बना है? जा से क्या बन गया? जाना बन गया, एक क्रिया हो गया। दूसरा क्या हो गया? पढ़ से क्या हो गया? पढ़ता बन गया। पढ़ से क्या बन गया? पढ़ता बन गया। पढ़ से पढ़ता बन गया। तीसरा हो से क्या बन गया? है बन गया। यहाँ पे है बना है ना। तो धातु तीन है और तीन धातु से तीन क्रिया बनी है। जा धातु से क्या बन गया? जाना। पढ़ धातु से क्या बन गया? पढ़ता, पढ़ता। और हो धातु से क्या बन गया? है। तो जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक कैसी क्रिया, भिन्न भिन्न क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे इसमें एक पढ़ धातु से पढ़ बन गया, एक हो से रहा बन गया, मतलब किसमें है? कंटिन्यूअस में है रहा। और एक हो से होगा बन गया, तीन बन गया। खेल रहे हैं, यहाँ भी तीन है, खेल रहे हैं। तो समझ में आ गया ना। संयुक्त क्रिया क्या होगी? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रिया का प्रयोग हो। नोट करके लिखिए। नोट करके लिखिए। मुख्य अर्थ नोट करके लिखिए। मुख्य अर्थ मुख्य अर्थ बताने वाली, मुख्य अर्थ बताने वाली क्रिया को मुख्य क्रिया तथा मुख्य अर्थ से अलग, मुख्य अर्थ से अलग अर्थ बताने वाली
मुख्य अर्थ से अलग अर्थ बताने वाली क्रिया को सहायक क्रिया, कॉमा रंजक क्रिया या कृदंत क्रिया कहते हैं। मुख्य अर्थ बताने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया कहेंगे। और मुख्य अर्थ से अलग अर्थ बताने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? या तो सहायक क्रिया कहेंगे, रंजक क्रिया कहेंगे या कृदंत क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण, राम को बाजार जाना पड़ता है। राम को बाजार जाना पड़ता है। तो इसमें क्रिया का मुख्य अर्थ क्या है? जाने का बात हो रहा है। मुख्य अर्थ क्या है? जाने की बात है। तो यहाँ पर जाना मुख्य अर्थ दे रहा है। तो इस उदाहरण में पूछेगा मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? जाना। मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या हो गई? जाना। तो परिभाषा क्या बताए? मुख्य अर्थ देने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया कहेंगे। जाने की बात हो रही है। उसके अलावा जितनी बचेंगी क्रियाएं उसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया या कृदंत क्रिया या रंजक क्रिया। तो जो बच गया यह क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। हाँ, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। एक मुख्य क्रिया होगा, दूसरा क्या होगा? सहायक क्रिया होगा। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पूछा जाएगा मुख्य क्रिया क्या है? किसकी बात हो रही है? कौन सा काम हो रहा है? खेलना। खेलने की बात है। तो जो खेलना है इसमें क्या है? मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया। और रहे हैं क्या है? सहायक क्रिया है। रहे हैं क्या है? सहायक क्रिया है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक मुख्य क्रिया होगा और उसके अलावा जितने बच जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए, एक सहायक क्रिया होता है, एक रंजक क्रिया होता है। दोनों क्या एक ही है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। जैसे नोट में लिखे हैं कि मुख्य अर्थ देगा तो मुख्य क्रिया होगा, उसके अलावा या तो सहायक क्रिया आएगी या रंजक क्रिया आ जाएगी या कृदंत क्रिया आ जाएगी। तो इसमें जो है जाना क्या है? मुख्य क्रिया है। पढ़ता है क्या है? सहायक क्रिया है। अब एक सहायक क्रिया होता है, एक रंजक क्रिया होता है। रंजक क्रिया किसे कहेंगे? जब किसी क्रिया का अर्थ, जो अर्थ होता है वह न होकर कोई दूसरा अर्थ हो जाए। जैसे अभी आप समझिए बस, मरना का अर्थ क्या होगा? जैसे दो उदाहरण लिख सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया। यहां मरना का अर्थ मरना हो गया, मर गया। लेकिन वह लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा ले मरा। यहां पे मरना का अर्थ क्या हो गया? अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया?
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया, तो यहाँ मरना का अर्थ मरना हो गया। लेकिन वह लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा ले मरा, यहाँ पे इसका मतलब अपना हिस्सा पा गया। यहाँ पर मरना का अर्थ वो क्या है कि पा गया। तो अगर किसी क्रिया का अर्थ कुछ विशेष हो जाए तो वह कैसी क्रिया कहलाएगी? रंजक क्रिया कहलाएगी। जैसे उठना का अर्थ क्या है? मतलब बैठे हैं, उठ गए हैं। बैठा, जैसे बैठा व्यक्ति उठ गया, उठना अर्थ हो गया। लेकिन बरसात के बादलों को देखकर उसका मयूर मन नाच उठा, क्या इसके मन को उठने की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मतलब उसका मन खिल गया। तो उठना का अर्थ क्या हो गया? अलग हो गया। तो रंजक क्रिया लिखेंगे, अगला हेडिंग डाल लीजिए रंजक क्रिया। लिखिए